किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। किसानों को बैंक ऋण पर मिलेगी सब्सिडी। सरकार ने संशोधित ब्याज अनुदान योजना को दी मंजूरी। कृषि, पशुपालन और मछली पालन के लिए मिलेगा ऋण। 2 लाख रुपए तक ऋण के लिए जमानत राशि की आवश्यकता नहीं। खाद की आपूर्ति को लेकर योगी के कड़े निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाए। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह है प्रतिबद्ध। हिमाचल प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मॉनसून। 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। ऊना, कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला और सिरमौर में अलर्ट जोन में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह। और अब समाचार विस्तार से। किसानों के लिए राहत भरी खबर है। देश में किसानों को इस साल भी किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC पर कम ब्याज दरों पर कृषि, पशुपालन और मछली पालन के लिए बैंक से ऋण मिलता रहेगा। संशोधित ब्याज अनुदान योजना केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना है। देश में अभी लगभग 7.75 लाख करोड़ से अधिक किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं, जिसके तहत वे बैंक से ऋण लेकर फसल उत्पादन, पशुपालन और मछली पालन में निवेश कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत किसान कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए ऋण ले सकते हैं। योजना के तहत किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है और इसके अतिरिक्त समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को सरकार द्वारा ब्याज दर पर 3% की सब्सिडी दी जाती है। पशुपालन या मत्स्य पालन ऋण पर ब्याज लगभग 2 लाख रुपए तक मिलता है और 2 लाख रुपए तक ऋण के लिए जमानत राशि की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक लंबी छलांग लगाई है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर अपने पोस्ट में लिखा कि भारत के लिए ऐतिहासिक हरित छलांग। भारत ने 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले ही 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एक अहम जलवायु प्रतिबद्धता पूरी हुई है। भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता अब 484.8 गीगावाट है, जिसमें 242.8 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आती है, जो हमारी हरित प्रगति का एक सशक्त प्रमाण है। ये सिर्फ एक मील का पत्थर नहीं है, बल्कि 2047 तक एक हरित और स्वच्छ भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों को समय पर खाद देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस काम में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को एक अहम बैठक में खरीफ सीजन के लिए समय पर और बिना किसी रुकावट के खाद उपलब्ध कराने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदेश में किसानों को खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाद की आपूर्ति पर लगातार नजर रखी जाए और अगर कोई कालाबाजारी या जमाखोरी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कहीं खाद की कमी की जानकारी मिले तो तुरंत वैकल्पिक इंतजाम किए जाएं। मुख्यमंत्री ने खाद की तस्करी या गैर कानूनी बिक्री को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी किसानों के साथ धोखा करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सिक्किम के पशु चिकित्सक डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया से आपको मिलवाते हैं, जो ऊनी कपड़ों में परंपरा, नवाचार और स्थिरता को बुन रहे हैं। क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि और कलातीत फैशन से प्रेरित परिधान बना रहे हैं। बुनकरों, पशुपालकों और स्वयं सहायता समूहों के साथ सहयोग करते हुए डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और उचित मजदूरी सुनिश्चित करते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ती है। क्राफ्टेड फाइबर्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं, सिक्किम की परंपरा, बुनाई की कला और आज के फैशन की सोच तीनों का सुंदर संगम है। क्राफ्टेड फाइबर्स सिक्किम की बुनाई कला और पारंपरिक डिजाइनों को आधुनिक फैशन के साथ जोड़ता है। ये ब्रांड सिक्किम के स्थानीय बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़ों, स्कार्फ, शॉल और अन्य सहायक वस्तुओं को तैयार करता है। उद्देश्य पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना। दरअसल क्राफ्टेड फाइबर्स की शुरुआत की डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया ने। पेशे से वो पशु चिकित्सक हैं और दिल से सिक्किम की संस्कृति के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर। उन्होंने सोचा कि क्यों ना बुनाई को एक नया आयाम दिया जाए और इसी सोच से जन्म हुआ क्राफ्टेड फाइबर्स का। इसके लिए डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया ने पारंपरिक बुनाई को मॉडर्न फैशन के साथ जोड़ा और इसे बनाया एक सोशल इंटरप्राइज। अब उनके यहाँ केवल कपड़े नहीं बनते, उनके यहाँ जिंदगियां बुनी जाती हैं। वे स्थानीय लोगों को स्किल ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। गांव के बुनकर, पशुपालक और स्वयं सहायता समूह, इन सबको जोड़कर डॉक्टर भूटिया ने रोजगार के नए रास्ते बनाए हैं। आज स्थानीय महिलाएं और कारीगर अपने हुनर से अच्छी कमाई कर रहे हैं। ये शॉल, स्टॉल, दस्ताने, मोजे सब लोकल हैंडलूम से बने होते हैं। इनमें जो ऊन का इस्तेमाल होता है वो सिक्किम के खरगोशों और भेड़ों से आता है। रंग भी पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं, कोई केमिकल नहीं, सिर्फ प्रकृति की रंगत। डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया ने सिक्किम की पारंपरिक बुनाई और संस्कृति को एक नई पहचान दी है। क्राफ्टेड फाइबर्स हमने शुरू किए थे लगभग 2019 को, 17-19 को। तो उससे पहले बाय प्रोफेशन तो हम तो एक वेटरनरी डॉक्टर हैं। तो हम गांव में, जैसे कि अपनी विथ रिलेटेड टू हम अपनी वेटरनरी प्रोफेशन से गांव में हम ट्रेनिंग्स के लिए, स्किल डेवलपमेंट्स के लिए हम जाते रहते थे। तब वहाँ हमको मौका मिले कि एक कोई कम्युनिटी थे, गुरुंग कम्युनिटी से, जिसमें हमको वहाँ पर उनकी पारंपरिक जो वेशभूषा है उनके बारे में हमको बहुत सारे आइडियाज़ मिले, उनसे साथ बात किए। तब से हमारे जर्नी स्टार्ट हुआ। तब से मेरे को लगा कि सिक्किम इज़ वेरी रिच इन इट हैज़ बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इट्स वास्ट, और ऊपर से यहाँ की पारंपरिक या तो जो कल्चरल हेरिटेज है बहुत इंडिजीनियस है। तो इसको हम क्यों ना एक स्टेप आगे ले जाए। इतना ही नहीं, डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया बुनकरों को प्रशिक्षित करने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं। उनके साथ हमेशा 15 से 20 बुनकर काम करते हैं और हर महीने 15,000 से 30,000 रुपए कमाते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें भुगतान मिले, चाहे उत्पाद बिके या नहीं। डॉक्टर भूटिया का काम हमें सिखाता है कि जब परंपरा को पैशन से जोड़ा जाता है तो वो दुनिया को कितना लुभा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में खेती से जुड़े सभी ट्यूबवेलों को धीरे धीरे सोलर एनर्जी से जोड़ा जाए। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड HPGCL को हर जिले में कम से कम 2 कृषि फीडरों की सोलराइजेशन के लिए 5-5 एकड़ जमीन की पहचान करनी चाहिए, जहां सोलर पैनल लगाए जाएं और वहां से ट्यूबवेल को बिजली दी जाए। खास बात यह है कि ये फैसला प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान की समीक्षा बैठक में लिया गया।
ईटी एनर्जी वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुझाव दिया है कि पंचकूला जिले के रायवाली गांव में स्थित 220 केवी सब स्टेशन के पास गन्नी खेड़ा ग्राम पंचायत की करीब 300 एकड़ जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाया जाए और इससे जिले के सभी कृषि ट्यूबवेलों को सोलर एनर्जी से बिजली दी जा सकेगी। सीएम सैनी ने यह भी कहा है कि कॉलेजों, उपायुक्त कार्यालयों, पिंजौर की फल सब्जी मंडी और बस स्टैंड जैसी खाली जगहों पर भी सोलर पैनल लगाए जाने चाहिए। और असम के हेलाकांडी में सोया पनीर उत्पादन इकाई आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है, जो पूरी तरह से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा चलाई जा रही है। इस इकाई में प्रतिदिन लगभग 100 किलोग्राम सोया पनीर तैयार हो रहा है। पेश है ये खास रिपोर्ट। असम के हैलाकांडी जिले के लाला विकास खंड के गगला चेरा में ये है महिलाओं द्वारा संचालित बड़े पैमाने पर चल रही सोया पनीर उत्पादन इकाई, जो पूरी तरह से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा चलाई जा रही है। इकाई में प्रतिदिन 100 किलोग्राम सोया पनीर तैयार हो रहा है। जीवन ज्योति क्लस्टर स्तरीय संघ की देखरेख में ये इकाई सोया पनीर के निर्माण और पैकेजिंग के लिए एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन करती है और इस पहल को साथ मिला है असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का। सोया पनीर जो है, सोयाबीन का जो बीज है वो 1 किलो से हम लोग का 60 किलो जो दूध निकलता है। तो उसके बाद हम लोग स्टीम करते हैं। उसके बाद हम लोग पनीर जो होता है वो 1 किलो 100 ग्राम ऐसे ही होता है। उसके बाद हम लोग पैकेटिंग करते हैं। धलेश्वरी उप ब्रांड के तहत तैयार इस उत्पाद को नाम दिया गया है टोफू। अत्यधिक पौष्टिक और कम वसा वाला होने के कारण ये सोया पनीर टोफू उपभोक्ताओं के लिए एक स्वस्थ विकल्प है। लाला विकास खंड की 4 ग्राम पंचायतों की लगभग 6000 महिलाएं इस इकाई से जुड़ी हुई हैं। स्वयं सहायता समूहों की सदस्य इस पहल को सशक्तिकरण की ओर एक कदम के रूप में देखती हैं। हम लोग सोचा है सब महिला मिलकर हम लोग इसी से हम लोग को लाखपति महिला बनना है, इसी से बनना है। इसलिए हम लोग सब मिलके ये कोशिश किया है। फिर ये जो आजकल तो 80% लोगों का डायबिटीज़ है, शुगर है, इसलिए हम लोग को सोचा ये सब लोग खा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम लोगों का सब लोग मिलके ये सब हम लोग का बनाने के लिए सोचा है। शुरुआत में 500 ग्राम सोया पनीर की कीमत 110 रुपए रखी गई है। इस उत्पाद को ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इस पहल से महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ने के साथ साथ जिले की आर्थिक वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है। असम से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी विभागों और मंत्रालयों को पत्र लिखा है। पत्र में विभागों और कार्यालयों में तेल और चीनी बोर्ड प्रदर्शित करने के निर्देश देने का सुझाव दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि अब समोसा, जलेबी, लड्डू और वड़ा पाव जैसे खाने की चीज़ों में कितनी शुगर और कैलोरीज हैं, इसकी जानकारी तेल और शक्कर चेतावनी बोर्ड के जरिए देनी होगी। भारत में बढ़ता हुआ मोटापा, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 5 में से 1 वयस्क अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त है। बच्चों में मोटापा, खराब खान पान की आदतों और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण ये सब हो रहा है। मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और कुछ प्रकार के कैंसर जैसे गैर संचारी रोगों के खतरे को बढ़ा देते हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य और गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है और साथ ही स्वास्थ्य खर्चों और उत्पादकता में कमी के रूप में भी भारी आर्थिक बोझ डालता है।
मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों ऊना, कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला और सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और साथ ही 20 जुलाई तक राज्य भर में मानसून सक्रिय रहने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के अनुसार पिछले 24 घंटों में शिमला, सिरमौर, कुल्लू और मंडी जिलों में मध्यम बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश राजगढ़ में दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि सक्रिय मानसून का ये दौर 16 जुलाई से 20 जुलाई तक जारी रहने की उम्मीद है। तो वहीं इसे लेकर आईएमडी ने सुरक्षा के दिशा निर्देश जारी किए हैं। अलर्ट जोन में रहने वाले निवासियों और जिला अधिकारियों को सतर्क रहने और आगामी बारिश के मद्देनजर आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी तक 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लोक निर्माण विभाग को 345 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है, जबकि जल शक्ति को 414 करोड़ का नुकसान हुआ है और इसके अलावा बिजली बोर्ड को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। सड़कें यातायात के लिए पूरी तरह से बंद पड़ी हुई हैं। महंगाई के मोर्चे पर आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। जून महीने में खाद्य और थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है और इस महीने खाद्य पदार्थों की महंगाई दर गिरकर 1.06% पर रही। सब्जियों, दालों और मसालों की कीमतों में गिरावट की वजह से खाद्य महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। शहरों की तुलना में औसतन ग्रामीण इलाकों में कीमतें ज़्यादा गिरी हैं। दूसरी ओर थोक महंगाई दर जून में गिरकर 0.13% हो गई है और इसकी वजह खाद्य उत्पादों की कीमतों में कमी आना है। ये जानकारी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी किए गए डेटा में दी गई है। इस साल की शुरुआत से ये पहला मौका है कि जब थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर नकारात्मक स्तर और 14 महीने के न्यूनतम स्तर पर चली गई है। मई में थोक महंगाई दर 0.39% थी। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार सप्ताह के पहले दिन सोमवार को टमाटर के सौदे राजकोट, पानीपत और खैर मंडी में नरमी के साथ हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में 12 जुलाई को टमाटर की कीमत रही 2250 रुपए। 14 जुलाई को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और टमाटर का भाव हो गया 2150 रुपए। इसी तरह हरियाणा की पानीपत मंडी में टमाटर के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहां बीते शनिवार टमाटर का भाव रहा 1750 रुपए। सोमवार को इसके सौदों में 150 रुपए का उछाल आया और भाव 1600 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मंडी पर नजर डालें तो यहाँ की खैर मंडी में इस दौरान इसके सौदे गिरावट के साथ हुए। यहाँ 12 जुलाई को टमाटर का भाव था 2800 रुपए। 14 जुलाई को इसके सौदे 800 रुपए लुढ़क कर 2000 रुपए पर आ गए। भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर पैदावार का लगभग 17% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल टमाटर की खेती में प्रमुख हैं। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 में देश में 213.20 लाख टन टमाटर की पैदावार हुई है। पिछले साल यानी 2022-23 में ये पैदावार करीब 204.25 लाख टन रही थी। इसका मतलब है कि इस बार टमाटर की पैदावार में करीब 4.38% की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा पैदावार का असर टमाटर की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। मंडियों में इन दिनों तरबूज की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार के दिन कुल्लू और पुणे मंडी में तरबूज के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कांगड़ा और मुंबई मंडी में इस दौरान तरबूज के भाव में नरमी देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में 12 जुलाई को तरबूज का भाव था 1500 रुपए। 14 जुलाई को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1400 रुपए। राज्य की ही कुल्लू मंडी में इस दौरान तरबूज के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 जुलाई को तरबूज 3400 रुपए पर बिका। 14 जुलाई को इसके सौदे 300 रुपए उछलकर 3700 रुपए पर जा पहुँचे। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 13 जुलाई को तरबूज का भाव रहा 700 रुपए। 14 जुलाई को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 800 रुपए।
वहीं बात मुंबई मंडी की करें तो यहाँ 12 जुलाई को तरबूज 1,600 रुपए पर बिका। 14 जुलाई को इसके भाव में 100 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 1,500 रुपए। बात ताजा फलों के निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा फलों का निर्यात 8,87,424 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 453.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश के मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र में धान की नर्सरी और गन्ने के खेतों से बारिश का फालतू पानी बाहर निकाले। यहां के किसान सोयाबीन और मक्का की बुवाई स्थगित कर दें। सतपुड़ा के पठारी इलाके में मक्का, सोयाबीन और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। विंध्य पठारी क्षेत्र में कद्दू वर्गीय फसलों को सही दिशा और सहारा देने का काम करें। इन दिनों बरसात के चलते मध्य प्रदेश के निमाड़ घाटी क्षेत्र में कपास, सोयाबीन, मिर्च और अरहर के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। मध्य प्रदेश के गिर्द इलाके में सोयाबीन की बुवाई रोक दें। बारिश का सिलसिला थमने के बाद फिर से सोयाबीन की बुवाई कर सकते हैं। भारी बारिश के कारण जिन इलाकों में फसल खराब हो गई हो, वहां के किसान बारिश की वर्तमान अवधि खत्म होने के बाद सही समय पर फिर से उन्नत किस्म की फसलों की बुवाई करें। मध्य प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में खरीफ के लिए प्याज, टमाटर, मिर्च और अगेती गोभी की नर्सरी बोने की तैयारी करें। नर्सरी या सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी होना बेहद जरूरी है। बुंदेलखंड में धान की नर्सरी 20 से 25 दिन की होने पर रोपाई का काम करें। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में धान के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। बागानों में छोटे पौधों को सहारा देने का काम करें। कमजोर तने वाले पौधों को बांस या किसी अन्य वस्तु के सहारे बांधने का काम करें। छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले पठारी इलाके में रागी, कोदो, कुटकी जैसे मिलेट की रोपाई का काम करें। यहाँ के किसान खरीफ के लिए टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, लौकी, कद्दू, मूली और गोभी जैसी सब्जियों की बुवाई या रोपाई भी कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए हम नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कटक स्थित रावणशॉ विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका औपचारिक स्वागत किया। मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। BSE की आधिकारिक वेबसाइट पर धमकी भरा ईमेल भेजा गया और उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन को संपर्क किया गया। मौके पर बम स्क्वाड की टीम और लोकल पुलिस स्टेशन के अधिकारी पहुंचे। जांच पड़ताल के बाद कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। वहीं दिल्ली में एक बार फिर से स्कूल कॉलेज को बम की धमकी मिली है। द्वारका इलाके के सेंट थॉमस स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज को मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस का बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, दिल्ली फायर ब्रिगेड और स्पेशल स्टाफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस को अभी तक किसी भी जगह पर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। धमकी के ईमेल के जरिए दी गई थी। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।